हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। देन पार्ट 2 में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को देखना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। देन पार्ट 2 में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को देखना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो चलिए, अगर हम लोगों से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप पीपीपी हेल्प नाम से चैनल है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। हम लोग ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए, अगर आप पीडीएफ फ्री चाहते हैं तो आप www.pphelp.com में ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है क्या है, वो जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो हम लोग जनसंख्या संगठन को आज कवर करेंगे, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसके कारण संयुक्त अरब अमीरात का लिंग अनुपात कम हो गया है। तो यहाँ पे आंसर देना है आपको, किसके कारण संयुक्त अरब अमीरात का लिंग अनुपात कम हो गया है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनात्मक प्रवास, या पुरुषों की उच्च जन्म दर, या मैं सी में है आपका महिलाओं की कम जन्म दर, या डी में आपका महिलाओं के उच्च प्रवासन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनात्मक प्रवास, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चलिए, तो अगर आपको पता होगा तो आप स्क्रीन यानी कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो ये आप एक तरह का आप कह सकते हैं ये रिव्यू है, हम लोग यानी इसको खुलासा से फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ा जनसंख्या के इस कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 15 से 65 वर्ष, 15 से 54 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। ये क्या करता है, कार्यशील आयु को जो वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। यानी आपको बताने हैं किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। लातविया, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, डी में आपका फ्रांस। तो चलिए आंसर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लातविया का क्या है, लिंग अनुपात पूरे विश्व में सर्वाधिक है। तो चलिए, हम लोगों ने यानी क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने 3। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, क्या है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से आप क्या समझते हैं। किसी भी देश के लोग कई मायनों में विविध होते हैं। आप सबको पता ही है, हर लोग यानी हर कंट्री के लोग क्या होते हैं, किसी न किसी मायने में क्या होते हैं, विविध होते हैं, अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से अद्वितीय होते हैं, यानी प्रत्येक जो लोग होते हैं उसके सबके तरीके क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। लोगों को उनकी उम्र, लिंग और उनके निवास स्थान से पहचाना जाता है। यस,
लोगों को कैसे पहचाना जाता है? उनकी उम्र से, यानी कि वो बूढ़ा है, नौजवान है, उनका लिंग यानी पुरुष है कि स्त्री है, और उनका निवास स्थान यानी कहाँ रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, तो निवास स्थान से पहचाना जा सकता है। किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों की उनकी वृद्धि, वितरण और विविधता के साथ साथ उनकी जनसंख्या संरचना के रूप में कहा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है? किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों की उनकी वृद्धि यानी किस प्रकार से वृद्धि कर रहा है, उनका वितरण किस प्रकार है और उनमें क्या विविधता है, इसके साथ साथ उनकी यानी जो जनसंख्या का जो संरचना है उसके रूप में उसको कहा जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, पढ़िए और साथ में नोट करते चलिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? आयु संरचना क्या, जो आयु संरचना का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है आयु संरचना का, तो देख लेते हैं हम लोग आंसर्स के माध्यम से। आयु संरचना विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जो आयु संरचना है वो क्या करती है? विभिन्न जो आयु का समूह है उनके लोगों की संख्या का क्या करती है? वो प्रतिनिधित्व करती है। ये जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण क्या है? संकेतक है। ये क्या करता है? कौन सा संकेतक है? एक महत्वपूर्ण संकेतक है। किसका? जनसंख्या संरचना का। क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग में जनसंख्या का एक बड़ा आकार एक बड़ी कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। क्या करता है? जो 15 से जो 59 आयु वर्ग है वो क्या करता है? कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का अधिक अनुपात एक वृद्ध जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, जो 15 से 59 आयु वर्ग है वो क्या करता है? कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है, और जो 60 वर्ष से अधिक है वो क्या करता है? वृद्ध जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है, इंगित करता है, जिसे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। जो 60 वर्ष से अधिक आयु की जो जनसंख्या होती है उसको क्या, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? स्वास्थ्य की देखभाल की और सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का क्या बोला जा रहा है? इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ होगा कि इस क्षेत्र में जन्म दर उच्च है और जनसंख्या युवा है। यस, जब ज़्यादा जन्म दर होगा तो जनसंख्या क्या होगा? युवा होगा, वृद्ध नहीं होगा। चलिए हम लोगों ने देख लिया आयु संरचना, जो क्या उसका इम्पोर्टेंस है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 6 को देख लेंगे। 5 हम लोगों ने कर लिया है। चलिए क्वेश्चन 6 में देखिए क्या आपका क्वेश्चन है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। तो चलिए बताइए, आप सारे बच्चे बताइए लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? विश्व में लिंगानुपात की गणना जनसंख्या में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में की जाती है। यानी जो विश्व में जो लिंग अनुपात है उसको कैसे मापा जाता है? यानी प्रति 1000 महिलाओं में, यानी 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या ली जाती है कि 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या कितनी है। यह विश्व में है, ये विश्व में लिंग अनुपात की गणना है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अलग है, तो हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। विश्व में यानी लिंग अनुपात अगर विश्व में मापेंगे तो पुरुषों की संख्या अपॉन महिलाओं की संख्या इंटू 1000 क्या हो जाएगा? पुरुषों की जितनी संख्या होगी अपोन में यानी बटे में हम लोग क्या करेंगे? महिलाओं की संख्या रखेंगे, फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे 1000 से, तो हमारा वो लिंग अनुपात निकल जाएगा। ये किसका हो गया? ये विश्व में हो गया। लेकिन अगर हम भारत में की बात करें तो भारत में कैसे गणना की जाती है लिंग अनुपात की, तो देख लेते हैं। भारत जैसे देशों में लिंग अनुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में की जाती है। यहाँ पे क्या किया जा रहा था? प्रति 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या, लेकिन यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में की जाती है। तो आपको ध्यान में रखने हैं, विश्व में अलग जो गणना की जाती है लिंग अनुपात का और भारत में अलग किया जाता है। तो यहाँ पे भारत का ये फॉर्मूला क्या होगा? लिंग अनुपात महिलाओं की संख्या अपन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस याद रखने हैं, विश्व में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है और भारत में कैसे की जाती है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्या है? लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए।
आपको लिंग अनुपात को परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बीच का अनुपात है। लिंग अनुपात क्या है, किसी भी देश की जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या का जो बीच का अनुपात है उसको क्या करता है, वो बताता है क्या, लिंग अनुपात। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए स्क्रीन पे, किन क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति प्रतिकूल लिंगानुपात है। आपको बताने हैं कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे महिलाओं के प्रति कौन सा अनुपात है, प्रतिकूल लिंगानुपात है, अनुकूल नहीं है उनका, क्या है ये, प्रतिकूल है। तो देख लेते हैं कौन से क्षेत्र होते हैं, जिस क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव व्याप्त है, यानी जिस क्षेत्र में क्या होता है, लैंगिक भेदभाव यानी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, यानी स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और जहाँ कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। बताया जा रहा है जहाँ पे क्या होता है, कन्या या भ्रूण हत्या, आप सबको पता ही है भ्रूण हत्या के बारे में, और शिशु का हत्या किया जाता है, और महिलाओं के खिलाफ क्या होता है, घरेलू हिंसा की प्रथा जहाँ पे प्रचलित है वहाँ पे क्या होता है, प्रतिकूल लिंगानुपात होता है। वहाँ महिलाओं के प्रति क्या होता है, प्रतिकूल लिंगानुपात होता है। कहाँ पर, जहाँ पे क्या होता है, लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की प्रथा। चलिए तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, प्रतिकूल लिंगानुपात होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने 8 तक कर लिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, विश्व में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है। चलिए साथ साथ में हम लोग MCQ भी कर रहे हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। सर्वाधिक जो लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, हमारा लातविया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जहाँ पे प्रति यानी 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है। अगर हम काउंट करेंगे तो वहाँ पे लातविया में क्या है, अगर 100 महिलाएं हैं तो वहाँ पे 100 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, 85 पुरुष हैं। जहाँ लिंग अनुपात दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा दुनिया में लिंग अनुपात कहाँ है, लातविया में है, प्रति 100 महिलाओं पर 85 पुरुष हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को, यानी 10वां क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात वाले देश का नाम बताइए। हम लोगों ने यानी सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला लातविया जान लिया, अब हम लोग सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश को देखेंगे। तो कौन है हमारा, जो आंसर में ये है कतर। क्या है कतर में, ये सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश है, जिसमें प्रति 100 महिलाओं पर 311 पुरुष हैं। यहाँ पे 100 महिलाओं पर कितने पुरुष थे, 85 पुरुष थे, लेकिन यहाँ कितने हैं, 100 महिलाओं पर 311 पुरुष है। तो यहाँ पे दुनिया का यानी विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कई यूरोपीय देशों में पुरुषों की कमी क्यों है। आपको बताने हैं कई यूरोपीय ऐसे देश हैं जहाँ पे पुरुषों की कमी है, तो ये आपको रीज़न बताने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं रीज़न क्या बोला जाता है, कई यूरोपीय देशों में महिलाओं की बेहतर स्थिति और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण पुरुषों की कमी है। तो यहाँ पे आपको रीज़न बता दिया गया है, क्या यूरोपीय देशों में पुरुषों की कमी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, महिलाओं की जो स्थिति है काफ़ी बेहतर है, और जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण पुरुषों की कमी है। और जो यूरोपीय कंट्री हैं वहाँ पे क्या होते हैं, पुरुष प्रधान प्रवास, यानी वहाँ पे जो पुरुष होते हैं वो प्रवास कर चुके हैं, यानी अलग कंट्री में वो प्रवास करते हैं, किसके लिए, कोई नौकरी के लिए, यानी अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो क्या कर चुके हैं, प्रवास कर चुके हैं, जिससे वहाँ पे क्या है, यानी महिलाओं की क्या है, अधिकता है और पुरुषों की कमी है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, आयु संरचना को परिभाषित कीजिए। क्या बोला जा रहा है, आयु संरचना को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आयु संरचना विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो आयु संरचना क्या करती है, जो विभिन्न आयु समूह है हमारा, आप सबको पता है कौन कौन से आयु समूह है, यानी 15 to 59, जो ये हो गया, कौन सा हो गया, ये कार्यशील जनसंख्या हो गया। उसके बाद 60
प्लस यानी 60 प्लस कौन सा हो गया, वृद्ध हो गया। ये क्या करता है, आयु संरचना विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या का क्या करता है, वो प्रतिनिधित्व करता है, आयु संरचना। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए स्क्रीन पे, आयु लिंग पिरामिड क्या परिभाषित करता है। यहाँ पे पता है आपको आयु लिंग पिरामिड क्या परिभाषित करता है, तो आपको बताने हैं। उत्तर क्या है आपका, आंसर क्या है, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना विभिन्न आयु समूहों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। जो ये आयु लिंग पिरामिड है वो क्या करता है, वो समूह में यानी जो आयु समूह में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को क्या करता है, वो दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो ये आयु लिंग पिरामिड है, ये इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जो आयु लिंग संरचना है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है आयु लिंग पिरामिड का उपयोग। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, बढ़ती हुई जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। बताया जा रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो आंसर देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या वृद्धि अवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि अवस्था, जनसंख्या वृद्धि अवस्था में कब होता है, जब वो 60 प्लस हो जाता है, यानी 60 यानी 60 साल का उम्र पार कर लेता है, तब उस समय हम लोग बोलेंगे जनसंख्या को वृद्धि अवस्था में। तो जनसंख्या वृद्धि अवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वृद्ध जनसंख्या का हिस्सा अनुपातिक रूप से बड़ा हो जाता है। क्या बोला जा रहा है, जो वृद्ध अवस्था क्या होता है, जो वृद्ध जनसंख्या है उसमें अनुपातिक हिस्सा क्या होता है, उसका रूप से बड़ा हो जाता है। यानी जो वृद्ध अवस्था में जितने भी सारे लोग हैं, जो उनकी क्या होती है, नंबर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अधिकांश विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण इसमें वृद्धि हुई है। ये इसमें जो वृद्ध लोगों की जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा बढ़ गया है। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब हो गया कि यानी लोग पहले अगर मान लीजिए 60 साल जी रहे थे, तो अब 70 साल लोग जीने लग गए हैं। इससे क्या हो गया है, जो वृद्ध जनसंख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि हो गया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को विभाजित करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को ग्रामीण और शहरी में विभाजित किया जाता है। किस यानी जो निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या को किस चीज़ में विभाजित किया जाता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, भारत के लिए साक्षरता दर क्या दर्शाती है। आपको बताना है जो साक्षरता दर है वो भारत के लिए क्या दर्शाती है। तो आंसर आपका हो गया, भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कोई भी साक्षर कब होगा, जब उसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो जाएगी और जो क्या होगा, पढ़ने लिखने में सक्षम होगा। यानी वो पढ़ सकता होगा, लिख सकता होगा और समझ के साथ साथ क्या होना चाहिए, अंक गणितीय गणना करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी उसको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, तब हम उसको साक्षर बोलेंगे और वो साक्षरता दर में उसको गिना जाएगा जब उसकी उम्र 7 साल से अधिक होगी, पढ़ने लिखने में सक्षम होगा, समझने के साथ साथ उसको यानी कैलकुलेशन भी आना चाहिए, अंक गणितीय गणना भी आनी चाहिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, किसी देश की साक्षरता दर क्या दर्शाती है। तो आपको बताना है जो कोई कंट्री है जो उसकी साक्षरता दर है वो क्या दर्शाती है, क्या इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, किसी देश की साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। यस यस, क्या बताया जा रहा है, किसी भी देश की जो साक्षर जनसंख्या है यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करता है, उसके सामाजिक आर्थिक विकास का क्या है, वो एक सूचक है। क्योंकि यह जीवन स्तर क्या करता है, वो जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और सरकार की नीतियों को क्या करता है, वो प्रकट करता है। कौन, साक्षर लोग। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों है। तो आर्थिक विकास कैसे होगा, जब क्या होगा, लोग साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उससे क्या करेंगे, वो
आर्थिक विकास करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो आर्थिक विकास का जो स्तर बढ़ता है वो किससे बढ़ता है, साक्षरता के कारण ही बढ़ता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, चलिए, प्राकृतिक लाभ और सामाजिक हानि से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है प्राकृतिक लाभ और सामाजिक हानि से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जैविक लाभ होता है। क्या होता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जैविक लाभ होता है, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक लचीला होता है। तो यहाँ पे लचीला वर्ड का यहाँ पे मीनिंग ये दिया गया है कि रिकवरी क्विकली फ्रॉम डिफरेंट कंडीशन, यानी महिलाएं क्या करती है, वो कोई सा भी कंडीशन हो जल्दी वो रिकवर कर लेती है, वो क्विकली क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्थिति हो। इसलिए यहाँ पे लचीला वर्ड यूज़ किया गया है। तो क्या बताया जा रहा है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो जैविक लाभ होता है, क्योंकि वो पुरुषों की तुलना में अधिक लचीला होता है, वो जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो। इसे प्राकृतिक लाभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक लाभ कहा जाता है। सामाजिक नुकसान यह है, अब हम लोगों ने प्राकृतिक लाभ देख लिया, अब हम लोग सामाजिक हानि देखेंगे। सामाजिक हानि यह है कि समाज में महिलाओं को एक बच्चे के रूप में पसंद नहीं किया जाता है। यस, यहाँ पे क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी जब अगर घर में बच्चे यानी लड़की पैदा होती है तो उसको बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, उसको पसंद नहीं किया जाता है, और लोग एक पुरुष बच्चे के लिए प्राथमिकता रखते हैं, और लोग क्या करते हैं, यानी लड़के के लिए प्राथमिकता रखते हैं कि बच्चा मेरा बेटा हो, बेटी ना हो। महिलाओं के खिलाफ सामाजिक नुकसान और भेदभाव से प्राकृतिक लाभ क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। महिलाओं के खिलाफ क्या होता है, सामाजिक नुकसान और भेदभाव से जो हमारी प्राकृतिक लाभ है वो रद्द हो जाता है, जिससे हमारी क्या पैदा होता है, सामाजिक हानि पैदा होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्या है, लिंग अनुपात किसी देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कैसे देता है। तो यहाँ पे आपको बताने हैं लिंग अनुपात जो किसी देश की महिलाओं की स्थिति के बारे में वो जानकारी देता है, तो किस प्रकार देता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, जिन क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव व्याप्त है, जहाँ पे लैंगिक भेदभाव व्याप्त है वहाँ लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल होना लाजमी है। यस, जहाँ पे लैंगिक भेदभाव होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल होगा, अनुकूल नहीं होगा, महिलाओं के अनुकूल कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लैंगिक भेदभाव है। ऐसे क्षेत्र वे जहाँ कन्या, यानी ऐसे क्षेत्र है जहाँ कन्या, भ्रूण हत्या और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा महिलाओं के प्रतिकूल लिंग अनुपात होगा। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में महिलाओं की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति हो सकती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो महिलाओं की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है काफ़ी दयनीय हो सकती है। आपको याद रखना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक महिलाओं का मतलब ये नहीं कि उनकी स्थिति बेहतर हो। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये आपको बता रहा है कि जनसंख्या में अधिक महिलाओं का मतलब ये नहीं कि उनकी स्थिति बेहतर है। यस, ये भी नहीं हो सकता है कि अगर महिलाएं ज़्यादा है तो उनकी स्थिति बेहतर है। यह हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में चले गए हों। यस, अगर कोई क्षेत्र में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है तो ये मतलब नहीं है कि उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो पुरुष जनसंख्या है वो प्रवास कर गए हो कहीं दूसरी जगह किसी रोजगार के लिए। चलिए अब देख लीजिए हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, लिंग अनुपात के विश्व स्वरूप का वर्णन कीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको जो विश्व लिंग अनुपात के विश्व स्वरूप का वर्णन कीजिए। औसतन उत्तर में क्या है, यहाँ पे औसतन विश्व की जनसंख्या प्रति 100 महिलाओं पर 102 पुरुषों के लिंग अनुपात को दर्शाती है। तो यहाँ पे विश्व का जो लिंग अनुपात है वो क्या है, प्रति 100 महिलाओं में 102 पुरुष है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात लातविया में दर्ज किया गया है। यस, मैंने आपको बताया था लातविया में क्या है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। प्रति 100 महिलाओं में 85 पुरुषों की संख्या है।
इसके विपरीत कतर में प्रति 100 महिलाओं पर 311 पुरुष हैं। विश्व के 139 देशों में लिंग अनुपात महिलाओं के लिए अनुकूल है, यानी वहाँ पे लैंगिक भेदभाव नहीं है, वो क्या है, महिलाओं के लिए अनुकूल है। कितने, 139 कंट्री में, यानी 139 देशों में। और जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध कितने 72 देशों में उनके लिए क्या है, प्रतिकूल लिंग अनुपात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 139 देश ऐसे हैं जहाँ पे लिंग अनुपात क्या है, अनुकूल है, और जो 72 ऐसे देश हैं जहाँ पे लिंग अनुपात क्या है, प्रतिकूल है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला लाइन को, क्या है अगला लाइन में, दूसरी ओर यूरोप, रूस सहित का बड़ा हिस्सा है जहाँ पुरुष क्या है, अल्पसंख्यक है, यानी पुरुष क्या है, काफ़ी कम है। कई यूरोपीय देशों की आबादी में पुरुषों की कमी को महिलाओं की बेहतर स्थिति और अतीत में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक पुरुष प्रधान प्रवास के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जहाँ पे पुरुषों की जो कमी को क्या किया जाता है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बेहतर है, और अतीत में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक पुरुष प्रधान प्रवास के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे जो पुरुष क्या कर गए हैं, प्रवास कर गए हैं काफ़ी मात्रा में, इसलिए वहाँ पे महिलाओं की क्या है, जनसंख्या काफ़ी अधिक है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश कौन है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कौन है, कतर है, जहाँ पे 311 पुरुष हैं प्रति 100 महिला में, यानी 100 महिलाएं हैं तो वहाँ पे 311 पुरुष हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस देश का नाम बताइए जहां दुनिया में लिंग अनुपात महिलाओं के लिए सबसे प्रतिकूल है। यस, जहां पे लिंग अनुपात सबसे क्या होगा, कम होगा, वहां पे क्या होगा, महिलाओं के लिए लिंग अनुपात प्रतिकूल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कतर हो जाएगा 311 पुरुष पर, यानी कितनी 100 महिलाएं हैं, यानी 100 महिलाएं हैं तो 311 पुरुष होगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन 23 में, कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या बनाता है। जो आपको बताने जो आयु वर्ग है, कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या बनाता है, जो 15 से जो 59 वर्ष की आयु वर्ग है, ये क्या करता है, कार्यशील जनसंख्या का निर्माण करता है। कौन सा, 15 से 59 वर्ष के बीच में जो लोग हैं वो क्या करता है, कार्यशील जनसंख्या का निर्माण करता है। चलिए अब अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, जनसंख्या पिरामिड का आकार जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। क्या बताया जा रहा है, जनसंख्या का जो पिरामिड है, जो उसका आकार है, जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। आपको उदाहरण सहित जो इस कथन का क्या करना है, समर्थन करना है। तो हम लोग देख लेते हैं उत्तर को, जनसंख्या पिरामिड का आकार जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है, यह बात बिल्कुल सही है। बाईं ओर पुरुषों को प्रदर्शित करता है, जो जनसंख्या पिरामिड का आकार है वो क्या करता है, बाईं ओर पुरुषों को प्रदर्शित करता है, जबकि दाएं ओर प्रत्येक आयु वर्ग में महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। जबकि क्या करता है वो, दाएं ओर महिलाओं का प्रतिशत को क्या करता है, वो दर्शाता है। विभिन्न प्रकार के जनसंख्या पिरामिड हैं, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के जनसंख्या पिरामिड है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जनसंख्या पिरामिड है, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, विस्तारित होती जनसंख्या। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, विस्तारित होती जनसंख्या। नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, भारत और दुनिया के अन्य विकासशील और अल्प विकसित देशों में जनसंख्या के विस्तार की विशेषताएं हैं। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, यहाँ पे जनसंख्या का जो विस्तार है अभी भी जारी है, जिनके पास व्यापक आधार के साथ त्रिकोणीय आकार का पिरामिड है। तो यह ऐसे देशों में जो इसका जो पिरामिड है वो कैसा है, त्रिकोणीय है, यानी ट्रायंगुलर उसका शेप्ड है, किसका, जनसंख्या पिरामिड का। चलिए, उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु समूह में इनकी अधिक जनसंख्या होती है। जहाँ पे जन्म अधिक होगा तो जो निम्न आयु के जो बच्चे होंगे, जो जनसंख्या होगी उनकी जो संख्या होगी
क्या होगा, उसमें अधिकता होगी, ज़्यादा होंगे। तो आपको बताने हैं यानी याद रखने हैं, जहाँ पे यानी विस्तारित होती जनसंख्या में जो पिरामिड होगा कैसा आकार होगा उसका, त्रिकोणीय होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हैं मैंने आपको बता दिया, नाइजीरिया है, बांग्लादेश, मैक्सिको, भारत। तो आपको याद रखने हैं। अब देख लेंगे हम लोग अगला जनसंख्या पिरामिड को, क्या है यहाँ पे, स्थिर जनसंख्या। ये क्या है, स्थिर जनसंख्या पिरामिड। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में बेल के आकार का आयुलिंग पिरामिड है। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोणीय। यहाँ पे कैसा शेप्ड है, बेल शेप, बेल के आकार का है और शीर्ष की ओर क्या होता है, पतला होता है। ये दर्शाता है कि जन्म और मृत्यु दर लगभग समान है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जन्म दर काफ़ी अधिक था। यहाँ पे क्या था, जन्म दर और जो मृत्यु दर है लगभग समान है, जिससे जो जनसंख्या है क्या है, लगभग स्थिर है, यानी बढ़ भी नहीं रहा है तो घट भी नहीं रहा है। चलिए अब हम लोग अगला देख लेंगे जनसंख्या पिरामिड, क्या है, ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या में क्या होता है, निम्न जन्म और मृत्यु दर वाले विकसित देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जन्म दर भी निम्न होता है और मृत्यु दर भी निम्न होता है, जो संकीर्ण आधार और एक पतला शीर्ष के पिरामिड को दर्शाता है। और ये कैसा पिरामिड को दर्शाता है, जो उसका जो आधार होता है, बेस होता है, वो काफ़ी संकीर्ण होता है और उसका शीर्ष होता है यानी ऊपरी भाग होता है वो काफ़ी पतला होता है। तो हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया और साथ में हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए। तो इसी के साथ हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे इसी चैप्टर के MCQs को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों को। तो अगले पार्ट में हम लोग उसी को कवर करेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग 12th क्लास के जितने भी सारे यानी 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के जो भी आपका सिलेबस है इस वीडियो में, इस चैनल में आपको सारा कवर कराया जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।